जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हम लोग स्पेक्ट्रम की बुक को आधार बना करके मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक सबसे बेहतरीन बुक मानी जाती है, तो उसी को आधार बना करके हमने मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। दोस्तों, यूरोपियों के आगमन से लेकर के यानी कैसे पुर्तगाली, फिर डच और ब्रिटिश, और ब्रिटिशों ने कैसे भारत में धीरे धीरे पूरा राजनीतिक सत्ता अपने नियंत्रण में लेकर के, जबकि एक व्यापारिक कंपनी थी लेकिन उन्होंने पूरा राजनीतिक कंट्रोल अपने हाथ में लेकर के पूरे भारत को कैसे गुलाम बनाया, और फिर भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चला। और दोस्तों, फाइनली हम लोग 1947 में आजाद हो गए, हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में। तो ये सारी चीजें हमने देख लिया था, लेकिन यहां पर एक पहलू अछूता था, एक पहलू को हमने नहीं टच किया। तो आज की क्लास में हम लोग यह पढ़ने वाले हैं, यह समझने वाले हैं। यह दोस्तों बहुत बेहतरीन चैप्टर है। एग्जाम में हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियां। मैंने जानबूझ करके इसको छोड़ रखा था और आपके स्पेक्ट्रम की बुक में भी इसको बाद में दिया हुआ है, तो मैंने भी इसको बीच में छेड़ना सही नहीं समझा, क्योंकि वहां पर फिर समझाना आपको थोड़ा सा जो हमारा लय था वो टूट जाता है ना। तो यहां पर आपको ब्रिटिशों की भू राजस्व नीतियां समझना है, ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियां पढ़ना है। और दोस्तों, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक बार अगर आपने ये क्लास देख लिया ना, तो इसके बाद यहां से कभी भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा। अगर आप कुछ भी टाइम से तैयारी कर रहे हैं ना, कुछ लंबे समय से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपने रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ऐसे क्वेश्चन हमेशा सुने होंगे, हमेशा पूछे जाते थे क्वेश्चन, और स्टूडेंट फंस भी जाते हैं। लेकिन आज के बाद से आप नहीं फंसने वाले हैं। तो दोस्तों, यह हमारा 7वां और अंतिम क्लास है, जिसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियां। और आर्थिक नीतियों में सबसे पहले हम लोग भू राजस्व नीति देखेंगे कि अंग्रेजों की भू राजस्व नीति कैसी थी, यानी जो टैक्स वसूलने की व्यवस्था थी वह कैसी इनकी व्यवस्था थी। तो दोस्तों, यहां पर 3 नीतियां आप ध्यान रखेंगे, 3 नीतियां आप ध्यान रखेंगे, बारी बारी से सबकी चर्चा करेंगे। पहली नीति होगी स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, तो स्थायी बंदोबस्त का नाम आप ध्यान रखेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको। दूसरा होगा रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी व्यवस्था। और तीसरा होगा महालवाड़ी, महालवाड़ी बंदोबस्त या महालवाड़ी व्यवस्था। तो ये 3 भू राजस्व नीतियां थी अंग्रेजों की, और यहां से क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्थायी बंदोबस्त की। तो सर जी, ये स्थायी बंदोबस्त क्या था? सारा सब कुछ यहां पे बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, इसके बाद मैं आपको थ्योरी दिखाऊंगा, तो आपके दिमाग में सारी चीजें बिल्कुल सेट हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए, तैयार है ना आप लोग? तो दोस्तों, सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त। तो मैप में आप देखिए स्थायी बंदोबस्त का एरिया क्या था। मैं बताऊंगा स्थायी बंदोबस्त क्या था, मैं बताता हूं, सारी चीजें बिल्कुल डिस्कस करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। लेकिन पहले हम लोग ये समझते हैं कि स्थायी बंदोबस्त भारत के किस क्षेत्र में ये लागू था। ठीक है, तो ये हो गया वर्तमान का भारत, ये वर्तमान का भारत हो गया। ठीक है, वर्तमान का भारत हो गया। अब वर्तमान के भारत क्षेत्र में यह बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू था? तो यह भैया इस क्षेत्र में लागू था। पहले तो ये ध्यान रखेंगे, इस क्षेत्र में ये लागू होगा। अब सर जी, ये स्थायी बंदोबस्त क्या था? देखिए, कार्नवालिस के समय में ये लागू हुआ था। जो लॉर्ड कार्नवालिस था वह जब यहां पर आया था, तो दोस्तों अब मेरी बात ध्यान से समझना, कार्नवालिस 1786 से लेकर 1793 तक आया था, और 1786 से लेकर 93 का ये वो दौर है जब अंग्रेज अभी संघर्ष कर रहे हैं भारत में राजनीतिक पकड़ बनाने के लिए। अभी प्लासी और बक्सर हुआ है, लेकिन अभी टीपू सुल्तान है, अभी राजा रणजीत सिंह है, तो अंग्रेज कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि बंगाल अंग्रेजों के कंट्रोल में आ चुका है। 1786 से लेकर के 1793 तक कार्नवालिस का शासनकाल है। कार्नवालिस, ये आप ध्यान रखना, कार्नवालिस। ठीक है, अब ये कार्नवालिस जैसे ही आता है, किसानों से टैक्स वसूलना था, जमीन पे टैक्स वसूलना था। तो क्या होता था कि कभी तो बहुत बढ़िया टैक्स, किसी महीने बहुत अच्छा फसल बढ़िया हुआ, बढ़िया मिल गया, और किसी किसी समय दोस्तों किसान आकर के रोने लगे। उन्होंने कहा, यार क्या बताऊं साहब, खेती बड़ी चौपट हो गई है, खेती बिगड़ गई है। कार्नवालिस ने कहा, क्यों? मैंने तो प्लान बनाया था कि इस साल कंपनी के कर्मचारियों को इतनी सैलरी देनी है, हमारा तो पूरा बजट गड़बड़ हो जाएगा। तो कार्नवालिस ने सोचा यार कि हमेशा ये
मैं कोई प्लान बनाता हूं, फिर पता चला अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, बारिश बहुत ज्यादा हो गई, फसल चौपट हो गया, चक्रवात हो गया, कुछ भी होता है, किसान कहते हैं हम टैक्स नहीं देंगे। तो यार ये रोज रोज का झमेला हमें ठीक नहीं लगता, हम इसको परमानेंट कर देते हैं कि कम से कम हमें इतना तो टैक्स मिलना ही चाहिए, किसी भी हाल में कैसे भी करके मिले इतना तो मिलना ही चाहिए। दोस्तों इसी को कहते हैं स्थायी बंदोबस्त, यानी कि स्थायी करना, अपने स्थायी बंदोबस्त लागू करना। अब ये क्या था, कार्नवालिस क्या करेगा ऐसा? तो कार्नवालिस वहां के पावरफुल लोगों को बुलाता है, जो बंगाल के पावरफुल लोग हैं उनको बुला करके उसने कहा देखो भाई ये बंगाल है और ये हमारा पूरा बंगाल है, और इसमें उसने ढेरों सारे जमींदारी क्षेत्र लागू कर दिए, यहां पे घोषित कर दिया, ये ऐसे ये क्षेत्र हो गए। अब हर क्षेत्र में, ये कह लीजिए एक एक क्षेत्र है ना, अब हर क्षेत्र में एक एक जमींदार होगा, और वह कैसे टैक्स वसूलेगा? ब्रिटिश सरकार कुछ नहीं करेगी, आपको जैसे मने वैसे वसूलो किसानों से, आपको पूरा सहयोग होगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो अब ये लोग यहाँ के जो पावरफुल लोग होंगे वो जाकर के भैया कार्नवालिस के सामने बोलियां लगाएंगे कि मैं तो इतना वसूल के दूंगा, मैं तो इतना वसूल। कार्नवालिस ने कहा जितना मने उतना वसूलना, वो तुम्हारे ऊपर, ये बताओ मुझे कितना दोगे। तो दोस्तों एक रकम फिक्स हो जाती थी कि भाई हर जमींदार जिस एरिया में होता था वहां की रकम फिक्स हो गई कार्नवालिस के साथ। जैसे मान लो कि भाई हम इस एरिया में आपको हर महीने 1000 रुपए वसूल करके देंगे, ऐसे मान लो 1000 रुपए वसूल करके देंगे, और नहीं वसूल पाते हैं तो हम चाहे जैसे ला करके देंगे, लेकिन 1000 देंगे। तो कार्नवालिस ने कहा डन। अब ये पूरा का पूरा एरिया भाई वो जमींदारों के हाथ में आ गया, ये पूरा का पूरा एरिया जमींदार ही इसके मालिक हो जाएंगे। तो हर एरिया में अब जमींदार होंगे और जमींदार ही मालिक होंगे इस क्षेत्र के, इस जमीन के जो मालिक होंगे वो जमींदार होंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है, उस पूरे एरिया का कोई एक जमींदार है, अब वहां पर किसान किस तरीके से कितना टैक्स देते हैं वो जमींदार के हाथ में हो गया। कार्नवालिस कहेगा कि भाई हमें तो बस जितना तय हुआ है उतना ला करके हमें दोगे, और जब ला करके दोगे तो 10/11 भाग हम अपने पास रखेंगे, और 1/11 भाग क्या करेंगे, 10/11 भाग तो हम अपने पास रखेंगे, यानी ये कार्नवालिस रखेगा जितना तय होता था कार्नवालिस, और 1/11 भाग के रूप में कह लीजिए जमींदारों की सैलरी हो गई, ठीक है, जमींदारों का वेतन हो गया कह लीजिए। तो ये मिलते थे जमींदार को, ये किसको मिलेंगे, जमींदार को मिलेंगे, और ये किसको मिलेंगे, ये कार्नवालिस को मिलेगा, यानी ब्रिटिश सरकार को मिलेगा कह लीजिए, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को। तो अब ब्रिटिश सरकार को जब ये मिलेगा तो अब सरकार निश्चिंत हो जाएगी कि चलो भाई हमारा इतना फिक्स हुआ है, इतना मिलेगा। सर जी अगर जमींदार नहीं दे पाए तब तो जमींदारों से जमींदारी छीन ली जाएगी, यहां के अब मालिक जमींदार नहीं, वो नहीं रहेगा, अब अंग्रेज किसी दूसरे को यहां का जमींदार बना देंगे। तो दोस्तों ये जमींदारी व्यवस्था भी कहलाता है, इसको स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो इसके कई सारे नाम हैं, ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लो सर जी जमींदार भी आकर के रोने लगे कि अरे साहब अभी कुछ दिन और समय दे दीजिए, अभी किसान सही से टैक्स दिए नहीं, तब क्या होगा। कार्नवालिस ने कहा नहीं, यही तो हम किसानों के साथ झेल रहे थे, अब यही हम जमींदारों के साथ नहीं झेलेंगे। तो कार्नवालिस ने क्या किया भैया, सूर्यास्त का नियम लागू किया। सूर्यास्त का नियम आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, सूर्यास्त का नियम, इसका मतलब यह हुआ कि जो दिन तय किया गया है सूर्य ढलने तक ला करके तुमने अगर टैक्स पहुंचा दिया, राजस्व दे दिया, तो भैया तुम्हारी जमींदारी बनी रहेगी। अगर सूर्य डूब गया मतलब सांझ का समय हो गया और अभी तक तुम्हारा टैक्स नहीं आया तो तुम्हारी जमींदारी खत्म, अब उस एरिया के मालिक तुम नहीं रह गए। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा स्थायी बंदोबस्त क्या है, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं स्थायी बंदोबस्त की जितनी भी बातें हैं, जो जरूरी बातें हैं देखते हैं दोस्तों। और ये किस क्षेत्र में लागू था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस क्षेत्र में ये लागू था, और कुछ हद तक उत्तरी कर्नाटक में भी लागू होगा। तो स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, और ये कब लागू हुआ था, 1793 में, क्लियर है। लागू वर्ष हमेशा पूछा जाता है 1793, किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कार्नवालिस ने इसको लागू किया था। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको योजना लागू करने वाला कौन था, ये भी कार्नवालिस ही था। और इसका सबसे पहले सुझाव किसने दिया था, जॉन शोर ने सबसे पहले इसका सुझाव दिया था, ठीक है। इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। कौन सा व्यवस्था सर जी, जमींदारी व्यवस्था भी। सर जी जमींदारी व्यवस्था क्यों कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर जो मालिक था वो जमींदार था और सारे अधिकार, सारे पावर जमींदारों के हाथ में था।
इनफैक्ट दोस्तों अब जमींदार इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो अपने अंदर, जैसे मान लीजिए यहां पर इसकी एक बड़ी खामी क्या होगी कि भैया अपने, जैसे मान लीजिए ये कोई जमींदार है, अब इस एरिया में उसे 1000 रुपए वसूलना है, देना है कैसे भी करके, कारण वाली तो को 1000 देना है। तो अब ये क्या करेगा, अलग अलग एरिया में छोटे छोटे जमींदार जो वहां के लोकल पावरफुल लोग हैं, उनको इसने जमींदारी वसूलने की शक्ति दे दिया, अधिकार दे दिया कि तुम इस एरिया में टैक्स वसूलोगे। अब इनको कुछ सैलरी भी दे रहा है। तो ये यहाँ के जो क्षेत्रीय पावरफुल होते थे वो किसानों के साथ बहुत अत्याचार करते थे, बहुत ज्यादा लूटते थे, क्योंकि उसी में उनका मुनाफा होगा, फिर उसी में जो उनके ऊपर बैठा जमींदार है उनका मुनाफा होगा, फिर इन जमींदारों को अपना मुनाफा रख करके कार्नवालिस को देना होता था। तो कुल मिलाकर के सबसे बुरी कंडीशन किसकी होगी, किसानों की। यहां पर किसान कह लीजिए कि 50, 60, 70% तक उनका जो खेती बाड़ी होता था उसको लूट लिया जाता था जमींदारों के द्वारा। सोचिए, वो लागत लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जब उत्पादित हो रहा है तो वहां पे जमींदार पहुंच करके उनका सारा का सारा सामान और सब पैसा वैसा जो भी है लेकर के चले गए टैक्स के नाम पे, क्योंकि उनको पूरी छूट मिली हुई थी कि वो कितना भी वसूलें। तो दोस्तों जमींदारी व्यवस्था सबसे खराब व्यवस्था होगी, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। ब्रिटिश भारत की पहली स्थायी भू राजस्व व्यवस्था है ये, स्थायी बंदोबस्त। कहां लागू हुई थी ये पूछा जाता है, एरिया आपसे हमेशा पूछा जाएगा। ये उस समय के ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के 19% एरिया पर लागू था। कितने परसेंट सर जी, 19%, ठीक है। तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस का कुछ क्षेत्र और उत्तरी कर्नाटक, इतने क्षेत्रों में ये 19% एरिया पर लागू था स्थायी बंदोबस्त। अच्छा, यहां पे लिखा हुआ है स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था के लगभग 19% कृषि क्षेत्र पर यह लागू था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। ऐसे ही रैयतवाड़ी है तो वो 51% एरिया पर लागू होगा, महालवाड़ी है तो वो 30% एरिया पर लागू होगा। तो परसेंटेज आपसे हमेशा पूछा जाता है कि कौन सी व्यवस्था कितने परसेंट एरिया पर लागू थी। दोस्तों ये 19% एरिया पर लागू, लेकिन बहुत ही कठोर, किसानों के लिए कह लीजिए कि सबसे बुरा स्थिति इसी स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आएगा, और इसीलिए ये बहुत लंबे समय तक चलेगा नहीं। इसी के विकल्प के रूप में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होगी, अब ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको क्लियरिटी है कि नहीं जमींदारी को लेकर के। तो मैंने जो कहानी बताया अब आपको बिल्कुल सब चीज क्लियर हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब आपके पास बिल्कुल भी कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा फिर से इसको देखिए, लेकिन समझने का प्रयास करिए, क्योंकि यहां से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। जैसे इसमें जमींदारों को मालिक बनाया गया था, इसमें किसानों को मालिक बनाया गया था, इस तरीके का स्टेटमेंट पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखना, जमींदार को भूमि का स्वामी माना जाता था, यानी जमीन का पूरा उस एरिया का मालिक कौन, जमींदार। किसान जमींदार के अधीन हो गया था। अब जमींदार उनके साथ कैसे भी बिहेव करते थे। सरकार और जमींदार के बीच सीधा संबंध, सरकार और जमींदार के बीच संबंध, और जमींदार और किसानों के बीच में संबंध। किसान अपनी प्रॉब्लम डायरेक्ट सरकार के पास लेकर के नहीं जा सकती थी, क्योंकि बीच में बिचौलिए थे, यानी कि जमींदार थे, और ये जमींदार किसानों को टॉर्चर करते थे, और उनको पूरी छूट थी कि आप चाहे जैसे टैक्स वसूलो भैया, लेकिन हमें इतना पैसा तो चाहिए जितना तय हुआ है। तो कार्नवालिस जितना तय किया हुआ है उतना तो भैया उसे चाहिए, ठीक है। भू राजस्व की राशि स्थायी कर दी गई थी। भविष्य में सरकार भू राजस्व नहीं बढ़ा सकती थी। सरकार ने कहा था कि भाई जो तय हुआ है हमें वही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज 1000 रुपए तय हुआ है और तुमने ज्यादा वसूल लिया तो हम कहेंगे नहीं, कल को हमें 5000 चाहिए। जो तय हुआ है वही चाहिए, लेकिन फिक्स डेट को चाहिए। सूर्यास्त का नियम यहां पे लागू है। जमींदार निश्चित समय पर कर जमा करेगा। किसान से कितना लगान लेना है इसकी कोई सीमा नहीं है। किसान से कितना टैक्स वसूलेगा कोई लिमिट नहीं है। अब ये उसकी क्षमता के ऊपर है कि वो कितना वसूल सकता है, ठीक है। समय पर कर न देने पर जमींदारी नीलाम हो जाती थी। मतलब जो जमींदार समय पर टैक्स नहीं चुका पाता था उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, किसी और को दे दी जाती थी। उस क्षेत्र का जो सबसे ज्यादा पावरफुल दूसरा व्यक्ति होता था उसे भैया जमींदारी व्यवस्था दे दी जाती थी। सरकार को निश्चित एवं स्थिर आय प्राप्त हो गई। इससे क्या हुआ, सरकार को निश्चित और स्थित। अब सरकार क्या करेगी, जो वो प्लान कर रही है ना, तो उसका फिक्स इनकम आ रहा है। पहले की तरह नहीं कि कभी ज्यादा आ गया कभी कम आ गया, ऐसा नहीं है। और इसी में सूर्यास्त का नियम भी लागू किया गया था, ठीक है, सूर्यास्त का नियम। तो यहाँ पे सूर्यास्त का नियम आप ध्यान रखना, यहाँ पे सूर्यास्त का नियम
अच्छा यहां पर दिया हुआ है सूर्यास्त का नियम। तो सूर्यास्त का नियम आपसे पूछा जाता है कि किस बंदोबस्त से यह व्यवस्थित संबंधित है, तो आप बताएंगे सूर्यास्त का नियम स्थायी बंदोबस्त से ही संबंधित है। दोस्तों बहुत बेहतरीन ये कंटेंट है और बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ताकि आपको समझ में आए कि एक चीज इस तरीके से बनाया गया है। आप लोग इसको ध्यान से ढंग से पढ़ लेना, ये आपके लिए इतनी मेहनत होती है ना। चलिए हंसी आ गई मुझे आप लोगों का कमेंट पढ़ करके, आप ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। तो आप लोग ये जो पीडीएफ में देता हूं इसको ढंग से अच्छे से पढ़ लिया करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य निश्चित राजस्व प्राप्त करना। तो निश्चित राजस्व प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य होगा। आपसे उद्देश्य पूछा जाता है तो फिक्स लगाना जाए, ये भैया मेन उद्देश्य है, ठीक है। अंग्रेजों के प्रति वफादार जमींदार वर्ग तैयार करना। अब अंग्रेजों के प्रति, अच्छा जमींदार क्या चाहेंगे, आप मुझे एक बात बताइए, जमींदार क्या चाहेंगे? ब्रिटिश सरकार बनी रहे कि ब्रिटिश सरकार खत्म हो जाए? सर जी जमींदार तो यही चाहेंगे कि ब्रिटिश सरकार बनी रहे। क्यों? इसलिए क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार बनी रहेगी तो उन्हीं की छत्र छाया में ये जमींदार रसूखदार बने हुए हैं, उन्हें संरक्षण मिलता था। क्योंकि आप किसानों से या अपने से नीचे किसी के साथ कोई भी बिहेवियर कर रहे हैं, आप जमींदार हैं उस क्षेत्र के। तो मैंने कहा ना कि नीचे वालों का ऊपर सरकार से कोई संपर्क, सीधा संपर्क नहीं था, बीच में बिचौलिए ही, बीच में जमींदार ही सर्वे सर्वा हुआ करते थे, पावरफुल हुआ करते थे, और ऊपर वो जाकर के सरकार से करे सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये जमींदार बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करेंगे, लोगों के साथ अत्याचार करेंगे, और ये चाहेंगे कि ब्रिटिश सरकार बनी रहे। और यही वजह है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो इसमें बहुत सारे जमींदार ऐसे थे, मैक्सिमम जमींदार ऐसे थे जो अंग्रेजों के सपोर्ट में थे। यही वजह था, क्योंकि वो चाहेंगे कि ब्रिटिश सरकार यहां पे बनी रहे। तो अंग्रेजों के प्रति वफादार जमींदार वर्ग तैयार करना, कृषि सुधार की आशा। अब दोष क्या होगा इसमें? इसका कभी भी दोष पूछा जाए तो इसका दोष क्या होगा? इसका दोष ये होगा कि किसानों का शोषण, सबसे ज्यादा शोषण किसानों का होगा। जमींदार बिलासी बन गए थे। अब जमींदार भाई एक लिमिट तक आपने वसूल लिया, जिसको देना था आपने उसका चुका दिया, अब आपके पास पूरी छूट है कि अब आप जितना वसूलेंगे वो आपका हो गया। तो जब ज्यादा वसूलेंगे तो बिलासिता की वस्तुएं भी ज्यादा भोगेंगे, तो एक तरीके से क्या होगा कि भ्रष्टाचार भी उत्पन्न होगा, अराजकता की स्थिति हो जाएगी। और इसमें मरेंगे कौन? किसान बेचारे। हमेशा आम नागरिक ही मरता है, ध्यान रखना, चाहे जैसी भी राजनीति हो, राजनीति में मरता हमेशा आम नागरिक है। देश में कोई भी संकट आएगा, कुछ भी स्थिति खराब होगी, हमेशा जो नीचे के लोग हैं उन्हीं के ऊपर सारा भार डाल दिया जाएगा। मरेंगे तो भैया आम नागरिक ही, ठीक है। कृषि सुधार नहीं हुए। अकाल में भी भयंकर अकाल, लगान वसूलना होता था। अकाल चल रहा है, बारिश नहीं हुई है, लेकिन चाहे जैसे हमें भैया चाहिए तो चाहिए। सरकार भविष्य में कृषि उत्पादन बढ़ने का लाभ नहीं ले सकी। अब अच्छा इसका दोष क्या होगा? इसका दोष ये होगा कि अगर सरकार ने जो पैसे जमींदारों ने उड़ाया, खाली पीली उन्होंने बिलासिता की चीजों में भोगा, अगर उन पैसे को कृषि क्षेत्र में इन्वेस्ट किया गया होता, नहरें वगैरह बनवाई गई होती, तो शायद उत्पादकता बढ़ी होती और उससे ब्रिटिश सरकार का भविष्य में लगान तैयार हो जाता। लेकिन ये सब नहीं हुई। तो ये मेंस में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब लाभ क्या होगा? सरकार को निश्चित आय हो गया, अंग्रेजों के को समर्थक जमींदार मिल गया, प्रशासनिक सुविधा हो गई। अब परीक्षा में आप क्या ध्यान रखेंगे? 1793 का कार्नवालिस कोड, सूर्यास्त, सनसेट लॉ कहते हैं इसे। सूर्यास्त तक अगर टैक्स नहीं वसूले, टैक्स अगर जमा नहीं किए, तो आपका जमींदारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगा। तो इसे सूर्यास्त का नियम कहते हैं। जमींदार भूमि का मालिक बना, किसान नहीं। तो ये दोस्तों स्थायी बंदोबस्त था। लागू किसने किया था? कार्नवालिस ने, 1793। अब इसमें बहुत सारी खामियां थी, किसानों की कंडीशन बहुत खराब है। तो अगली व्यवस्था आएगी और उसको क्या कहेंगे भैया? उसको कहेंगे रैयतवाड़ी। रैयत मतलब होता है किसान, रैयत मतलब क्या होता है? किसान। तो अगली व्यवस्था जो लागू होगी वो होगी भैया रैयतवाड़ी व्यवस्था। और रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी ना, ये सबसे पहले मद्रास, और यहां पे मद्रास, और यहां पर था मुंबई, बंबई कह लीजिए, अब तो मुंबई हो गया, पहले ये बंबई हुआ करता था। इन क्षेत्रों में सबसे पहले ये लागू होगा, सबसे पहले मद्रास क्षेत्र में और मुंबई क्षेत्र में। और ये कह लीजिए कि समस्त प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र में, इस क्षेत्र में ये लागू था। कितने परसेंट पे? तो 51% एरिया पर यह व्यवस्था लागू था, जो रैयतवाड़ी है। क्लियर है सर जी? इसमें क्या होगा? इसमें अंग्रेज क्या करेंगे? जो सरकार है वह डायरेक्ट
किसानों से उनका तय होगा कि भाई किसान जिनके पास जितनी जमीनें हैं, जैसी उनकी उत्पादकता है, उसके आधार पे ब्रिटिश सरकार और किसानों के बीच में समझौता हो गया है कि भैया आप इतना टैक्स डायरेक्ट ला करके हमें देंगे, है ना। और काफी कुछ जमींदारी व्यवस्था जैसा है, लेकिन बिचौलिया नहीं है। यहां पर भी फिक्स हो गया कि आप इतना देंगे और आपको किसी भी हाल में पहुंचाना ही है, लेकिन यह जो डील होगी वह किसानों से होगी। यानी इसमें जमीन का मालिक किसे माना जाएगा? किसान, रैयत। रैयत ही क्या होंगे? जो रैयत होंगे, जो किसान होंगे, यही जमीन के मालिक माने जाएंगे। इसलिए इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं और 51% एरिया पर लागू होगा भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, यानी कि जो आपका मद्रास बंबई का प्रेसिडेंसी था उस क्षेत्र में यह लागू हुआ था। क्लियर है? चलिए देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। परिचय, 1792 में इसका प्रयोग किया गया, व्यापक लागू किया गया 1820 में। दो लोगों का नाम ध्यान रखना इसको लागू करने में, एक कैप्टन मुनरो और एक रीड और कैप्टन मुनरो, ये दो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसको लागू किया था। तो गवर्नर उस समय थॉमस मुनरो या टॉमस मुनरो, और सहयोगी कैप्टन रीड। ये दो लोगों का नाम आप ध्यान रखना। दो लोगों ने मिलकर के इसको लागू किया था, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। गवर्नर कौन था? तो टॉमस मुनरो था। इसको पहली बार कहां लागू किया गया था? मद्रास क्षेत्र में पहली बार इसको लागू किया गया था, फिर बंबई क्षेत्र में। सरकार और किसान यानी रैयत के बीच में सीधा संबंध हो गया, बीच में जमींदारों को समाप्त कर दिया गया, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। कहां पर लागू था? तो मद्रास, बंबई, असम, कुर्ग, बरार और कुछ भाग मध्य प्रदेश, कुल मिलाकर के आप याद रखेंगे प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र में। प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र मतलब जो आधा दक्षिण का आधा भाग है ना, भारतीय क्षेत्र में यह मुख्य रूप से लागू था। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था लगभग 51% कृषि क्षेत्र पर लागू था। तो एरिया ध्यान रखेंगे, 51% एरिया पर यह लागू होगा। मुख्य विशेषताएं क्या होंगी? तो किसान भूमि का स्वामी माना गया। इस व्यवस्था में जो किसान है वही भूमि का स्वामी माना जाएगा। सरकार सीधे किसान से कर लेती थी, कोई जमींदार नहीं होता था, कोई बिचौलिया नहीं है। समय समय पर लगान का पुनर्निर्धारण किया जाता था। बीच बीच में सरकार जैसे 2 साल, 4 साल, 5 साल में पता चला सरकार आई और उसके बाद उन्होंने जमीन का फिर से कर निर्धारित कर दिया। जिस जमीन की जैसी उत्पादकता होती थी उस आधार पे यहाँ पर, लेकिन किसानों द्वारा आरोप भी लगाया जाता था ब्रिटिश सरकार के ऊपर कि भैया हमारी क्षमता से कहीं ज्यादा ये टैक्स थोप रहे हैं हमारे ऊपर, कहीं ज्यादा राजस्व हमसे वसूला जा रहा है। पता चला जमीन की उत्पादकता नहीं है, लेकिन उसको उत्पादकता बता करके और उन्होंने बहुत ज्यादा राजस्व उस पर लगा दिया। तो ओवरऑल ब्रिटिश सरकार तो अपने देश मतलब ब्रिटेन को ही मातृदेश, उनको ही अपने देश को फायदा पहुंचाना है। हमारे देश के किसानों का कल्याण तो उन्हें करना नहीं है। ओवरऑल वो तो अपनी जेब ही भरेंगे। अच्छा तो कोई नहीं है, ये मत कहना कि ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अच्छा तो कोई व्यवस्था नहीं थी, सारी व्यवस्थाएं खराब है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की अपनी नीतियां हैं और ये अपने देश की भलाई के लिए होगा, हमारी देश की भलाई के लिए नहीं होगा। लेकिन हाँ, स्थायी बंदोबस्त में जो जमींदारों का अत्याचार था, अब उससे किसानों को मुक्ति मिल गई थी। ठीक है। तो समय समय पर लगान का पुनर्निर्धारण किया जाता था। भूमि की माप एवं उपज का आधार, उपज के आधार पे और जमीन की माप के आधार पे, कितना जमीन आप भैया खेती कर रहे हो और उसकी उत्पादकता क्या है, इस आधार पे उस जमीन पर टैक्स लगाया जाता था। नगद कर होता था, किसान डायरेक्ट जाकर के सरकार को देंगे। कर अधिक होने पर भूमि छीनी जा सकती थी। कर अधिक होने पर भूमि, कर नहीं देने पर भूमि छीनी जा सकती थी। अगर टैक्स आपने नहीं दिया तो भूमि क्या हो जाएगी? छीनी जाएगी। ठीक है। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखेंगे? इसका उद्देश्य क्या होगा? बिचौलियों को समाप्त करना। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि जो बीच में बिचौलिए हैं, जो बहुत लूटपाट मचाए हुए हैं, अगर ये समाप्त हो जाएंगे तो इनका जो मुनाफा है कुछ ब्रिटिश सरकार को मिल जाएगी और कुछ किसानों को कुछ रियायत मिल जाएगा। ठीक है। तो बिचौलियों को समाप्त करना, सरकार की आय को बढ़ाना और किसान से सीधा संपर्क स्थापित करना और भ्रष्टाचार समाप्त करना, क्योंकि बिचौलिए खत्म हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। इसमें दोष क्या होगा? कर बहुत अधिक था, अकाल में भी कर देना होता था, किसान साहूकारों के कर्ज में फंस गए थे, क्योंकि अगर उन्होंने खेती बाड़ी करके चाहे जैसे करके अगर लगान नहीं चुकाया तो जमींदारी, उनसे जमीन छीनी जाएगी, जमीन का मालिकाना हक छीना जाएगा। ब्रिटिश सरकार भी जमींदारी छीन लेगी और जमींदारी का मतलब जो किसान है वही जमींदार हैं, कह लीजिए, वही अपने आप में मालिक हैं। तो अब उनकी जमीनें छीनी न जाए, इसके लिए वो क्या करते थे?
बहुत अगर उत्पादन उतनी नहीं हुई तो दोस्तों वो कर्ज लेकर के भी राजस्व चुकाते थे, और इसलिए बड़ी मात्रा में ये कर्ज में फंस जाएंगे जो किसान होंगे। तो भूमि जब्ती सामान्य बात हो जाती थी, किसी से भी कभी भी जमीन छीन लिया जाता था, ये इसका दोष था। लाभ क्या होगा ब्रिटिश सरकार को? जमींदारों का शोषण समाप्त हो गया, किसानों को स्वामित्व का अधिकार मिल गया। अच्छा, किसानों को क्या फायदा हुआ? जमींदारों का शोषण समाप्त हुआ, किसान को स्वामित्व का अधिकार मिल गया, और प्रशासन अपेक्षाकृत थोड़ा सरल हो गया, जमींदारों के अत्याचार से मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो क्या क्या ध्यान रखेंगे? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये दो लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था को, सरकार और किसान के बीच सीधा संबंध, और किसान ही जमीन का मालिक होगा। और कितने परसेंट एरिया पर यह लागू था? 51% एरिया पर यह लागू होगा। इतनी बातें आपको ध्यान रखना। तो 19% एरिया पर स्थायी बंदोबस्त और 51% एरिया पर रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब बचा हुआ है महालवाड़ी व्यवस्था। तो महालवाड़ी व्यवस्था क्या है? हाल्ट मैकेंजी ने इसको दोस्तों स्टार्ट किया था। हाल्ट मैकेंजी नाम सुना होगा आपने, क्योंकि एग्जाम में तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, कोई एक दो बार की बात नहीं है, हमेशा ही यहां से भू राजस्व नीतियों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप वर्तमान भारत को देखेंगे ना, तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो एरिया होगा, इस क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू थी। सर जी ये एरिया कौन सा है? भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ये एरिया है। यूपी का भी कुछ गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, ये भी इसी एरिया में आ जाता था। इसके अलावा जो राजस्थान का क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र है, सिंध का क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र है दोस्तों, कुल 30% एरिया कवर करता है। तो ब्रिटिश भारत के 30% एरिया पर इसे लागू किया गया था, और इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे महालवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था। सर जी ये क्यों लागू हुआ था? किसानों की भी स्थिति खराब थी, और कई बार किसान जवाब दे देते थे कि साहब खेती बाड़ी बड़ा गड़बड़ हुआ है और टैक्स तो नहीं चुका पाएंगे। तो अंग्रेज कहते थे कि भाई कोई बात नहीं है, तुम्हारी जमीन छीनी जा रही है, जमीन छोड़ दो। जमीन उनसे छीन लिया, किसी और को दे दिया। पता चला उसकी भी वही हालत है, क्योंकि वास्तव समस्या ये था कि टैक्स की दर बहुत ज्यादा लगाई गई है। अब किसान बेचारा उतना उत्पादित ही नहीं कर पा रहा है जितना देना है, तो वह क्या, किसी को भी आप वहां पे खेतीबाड़ी करने के लिए लगाएंगे, तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, कई सारे किसान बदले जाते थे। लेकिन दोस्तों अंग्रेजों को यह नहीं समझ आ रहा था कि हम ही टैक्स बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, अगर हम टैक्स में सुधार करें तो किसानों की दशा कुछ ठीक होगी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यार ये किसान बहुत नौटंकी कर रहे हैं, ये सही से टैक्स दे नहीं रहे, सही से राजस्व ये चुका नहीं रहे हैं। तो एक काम करते हैं ना, क्योंकि हम जमीन का मालिक इन्हें बना दिए, तो ये सच में बहुत मालिक बन रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं कि भैया हर एक गांव में जो वहां का सरपंच होगा, जो वहां का प्रधान होगा ना, जो वहां का कहिए प्रभावशाली व्यक्ति है, लोगों से मेल मिलाप करता है। देखिए जमींदार जो थे वो पावरफुल थे, वो खेतीबाड़ी वाले नहीं थे, लेकिन यहां पर जो है वो खेतीबाड़ी लोग हैं जो खेतीबाड़ी करते हैं, और बाकी किसानों में जो लीडर हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ करके उनके अंडर में कई सारे किसान रख दिए जाएंगे कि भाई आपको इन क्षेत्रों में, देखिए महाल का मतलब क्या होता है? पंजाब क्षेत्र में आज भी महाल शब्द, पंजाब राजस्थान क्षेत्र में महाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। महाल कहते हैं गांव का जो सरपंच है, कह लीजिए, जो पावरफुल व्यक्ति है गांव का। लेकिन पावरफुल सेंस में, उस सेंस में नहीं कि जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, वो नहीं, जिसके पास सम्मान बहुत ज्यादा है, गांव के लोग उनको अपना सरपंच मानते हैं, कुछ वैसा। तो यहां पर भी जो महाल होंगे, इनको भैया जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि आप देखो बाकी किसानों से, अपने गांव के बाकी किसानों से टैक्स वसूल करके, राजस्व वसूल करके, और अंग्रेजों को ला करके दे दोगे। तो अब इस एरिया का जो मालिक हो जाएगा वो महाल हो जाएगा, महाल। और ये महाल कोई बाहरी व्यक्ति तो होता नहीं था, जैसे जमींदारी व्यवस्था में बाहरी व्यक्ति भी हो सकता था, जो पावरफुल व्यक्ति है वो भी हो सकता था, एक तरीके से ठेकेदार जैसा। लेकिन यहां पर ये महाल है, ये खुद एक किसान है, लेकिन किसानों में नेता है, और बाकी लोगों का टैक्स वसूल करके ये ब्रिटिश सरकार को ला करके दे रहा है। तो इसको कहेंगे महालवाड़ी व्यवस्था। क्लियर है? ये 30% एरिया पर लागू था। तो दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था परिचय इसका, यह 1833 में किसने लागू किया था? यह हाल्ट मैकेंजी ने इसको पहली बार इसको मतलब सिद्धांत ये दिया था। हाल्ट मैकेंजी का ही विचार था 1822 में, और इसको लागू किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। देखिए इसको पहली बार तो 1822 में प्रयोग किया गया, लेकिन 1833 में ही इसको व्यापक तौर पे लागू किया गया विलियम बेंटिक के द्वारा, 1833 में व्यापक रूप से। और इसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया गया रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड,
ये अब हार्ट मैकेंजी का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कहां लागू हुआ था? तो उत्तरी पश्चिमी प्रांत यानी उत्तर प्रदेश का जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये लागू होगा। पंजाब, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन क्षेत्रों में ये लागू था। और महालवाड़ी व्यवस्था लगभग 30% कृषि क्षेत्र पर लागू था। तो स्थायी बंदोबस्त 19%, रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% और महालवाड़ी व्यवस्था 30% एरिया पर लागू था। एरिया आपसे पूछा जाता है। मुख्य विशेषताएं क्या होंगी? महाल अर्थात गांव का या गांव का समूह, जो एक तरीके से सरपंच है, ठीक है। पूरे गांव से सामूहिक कर वसूली होती थी। सरकार और गांव यानी कि माहौल के बीच समझौता हो जाता था, जो एक लीडर के रूप में होता था। ग्राम प्रधान या लंबरदार कर वसूलता था। जो ग्राम प्रधान है ना, वही टैक्स वसूल करके सबसे, और वो ले जाकर के ब्रिटिश सरकार को दे रहा है। समय समय पर लगान का पुनर्निर्धारण किया जाता था। भूमि का सर्वेक्षण एवं मापन होता था। तो दोस्तों ये महालवाड़ी व्यवस्था है। अब इसके बारे में कुछ बातें हैं। उद्देश्य इसका क्या होगा? स्थानीय ग्राम व्यवस्था का उपयोग, अधिक राजस्व वसूलना, प्रशासनिक सुविधा बनी रहे। दोष क्या था? कर बहुत ज्यादा लगाया गया। पूरे गांव पर सामूहिक, देखिए हर एक जमींदारी व्यवस्था में, चाहे स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे हर एक भू राजस्व व्यवस्था हो, चाहे स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे रैयतवाड़ी हो, चाहे महालवाड़ी हो, सब में अगर कभी भी दोष पूछा जाएगा तो आप इसको जरूर बताएंगे कि कर बहुत ज्यादा लिया जाता था। तीनों ही मामले में कर, तो हर मामले में इसका दर बहुत ज्यादा होता था। इसके अलावा पूरे गांव पर सामूहिक जिम्मेदारी दे दी गई थी। किसान कर्जदार बने रहे और कृषि विकास नहीं हुआ था क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा वसूले जा रहे थे। इसका लाभ क्या हुआ? ग्राम पंचायत की भूमिका बनी रही। मतलब ग्राम पंचायत मतलब एक तरीके से जैसे पंचायत जैसी स्थिति की, लोग मिल बांट करके अपने अपने जिम्मेदारियों को निर्वहन कर रहे हैं, मिल बांट करके, सामूहिकता का भाव है कुछ ये वाला। भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण और प्रशासन अपेक्षा कुछ व्यवस्थित था। ये परीक्षा के लिए क्या ध्यान रखेंगे? इसकी शुरुआत किसने किया? हार्ट मैकेंजी 1822, महालवाड़ी का जनक। और इसके बाद यह लागू किसने किया था? विलियम बेंटिक के समय लागू हुआ था 1833 में। इसको जो विकसित किया ये रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ग द्वारा इसको व्यापक रूप से तैयार किया गया। क्लियर है? अब दोस्तों हम लोग देखते हैं ब्रिटिश की आर्थिक नीतियां। तो ब्रिटेन जब भारत आया था ना, तो इनकी कुछ आर्थिक नीतियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर जी, समझ नहीं आया? ये तो हमने भू राजस्व नीतियां पढ़ी ना, जो जमीन पर वो टैक्स वसूलते थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब से वो आए थे और जब तक यहां पर शासन किया उन्होंने, यानी 1757 कह लीजिए, प्लासी का युद्ध, पहली बार प्लासी का युद्ध, बंगाल पर पहला कंट्रोल, तो प्लासी से लेकर के और भैया 1947 तक, क्या उन्होंने, उनकी आर्थिक नीतियां एक ही जैसी थी? नहीं, समय समय पर उनकी आर्थिक नीतियां बदलती जा रही थी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे बदलेंगे, क्या होगा, वही सब तो हमें समझना है। दोस्तों ध्यान से समझना आप, 1757 जब प्लासी का युद्ध होता है और इसके बाद बक्सर से तो उन्होंने नियंत्रण ही स्थापित कर लिया, इसलिए कहीं 1757 लिखा होगा, कहीं 1764 लिखा होगा, कहीं 1765 भी लिखा होगा इलाहाबाद की संधि से। ठीक है, तो जो भी आप माने, कोई एक डेट नहीं होता, यहां 1757 से लेकर के, यानी जब अंग्रेजों का पहला नियंत्रण हुआ भारत में, तब से लेकर के और 1813 तक, 1813 तक का ये जो चरण होगा ना, इसको कहते हैं व्यापारिक चरण। अंग्रेजों का ये कौन सा चरण है भैया? व्यापारिक चरण है। यानी इसमें अंग्रेज क्या करेंगे? किसी भी तरीके से व्यापार करेंगे, पूंजी करेंगे, पूंजी लगा करके, मतलब व्यापार पर उनका मेन फोकस होगा। राजस्व वगैरह वसूल करके, कैसे भी करके बस व्यापार को अपने बढ़ावा देना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे बढ़ाना है। लेकिन 1813 में आपको पता होगा कि एक एक्ट पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसमें मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार भारत से समाप्त कर दिया गया और भारत में ब्रिटेन का कोई भी व्यापारी आकर के अब व्यापार कर सकता था। ब्रिटेन का कोई व्यवसायी है, कोई व्यापारी है जो 1813 से पहले व्यापार नहीं कर सकता था, लेकिन अब उसे पूरी छूट है कि वो जा करके भारत से पूरी तरीके से व्यापार कर सकता है। तो अब ब्रिटिश नीतियां बदल जाएंगी और 1813 से लेकर के 1813 से लेकर 1858 तक का जो दौर होगा, यह दोस्तों बदल जाएगा। और यह कैसा होगा? तो यह भैया औद्योगिक चरण कहते हैं इसको। औद्योगिक चरण मतलब सर जी, यहां पर ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ था। ब्रिटेन में औद्योगिकरण होगा और यहां की जो भारत में उनकी नीतियां होंगी, क्या होंगी?
किसी भी तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को इस तरीके से बनाना है कि यहां की अर्थव्यवस्था में केवल और केवल कच्चे माल का उत्पादन हो, क्योंकि उनके उद्योगों में उस चीज की डिमांड थी। तो भारत में कच्चे माल का उत्पादन हो और हम लेकर के उसको जाएं ब्रिटेन में उस सामान को फिर से बढ़िया से उसका प्रोड्यूस करके नए सामान, जैसे यहां से रेशम गया, कपास गया, अब वहां पर हमने उसका कपड़ा बना दिया, वहां के इंडस्ट्री में बना करके अब हम भारतवासियों के पास लेकर के आ रहे हैं और इनको अब हम क्या बन गए, हम सप्लायर बन गए। तो अंग्रेजों की यह नीति होगी कि भाई अब उनको सप्लायर बनना है, ब्रिटेन के उद्योगों के बने बनाए सामान को भारत के बाजार में खपाना है, लेकिन भारत से बदले में क्या लेना है, कच्चा माल लेना है। तो यह होगा औद्योगिक चरण। और इसके बाद 1857 में विद्रोह होगा और अब अंग्रेजों की नीतियां बदल जाती हैं और यह हो जाता है वित्तीय पूंजीवाद 1858 से लेकर के, और होता है ये 1947 तक। तो इस चरण को कहते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं वित्तीय चरण, जिसमें ये पैसा इन्वेस्ट करके कमाएंगे, यहां पर इन्वेस्ट करके ये यहां पे कमाएंगे। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्री वगैरह भी लगेगी इसके बाद, तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन्हीं चरणों को बारी बारी से आपको समझना है, देखना है। तो पहला कौन सा है, वाणिज्यिक पूंजीवाद। वाणिज्यिक पूंजीवाद, व्यापारिक चरण, वाणिज्यिक पूंजीवाद। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या होगा, भारत से अधिकतम धन लूटकर इंग्लैंड भेजना। मूल आधार क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहे। यहां पे किसी भी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां पर स्ट्रांग करना मुख्य उद्देश्य होगा। प्रमुख नीतियां, प्लासी एवं बक्सर के युद्ध के बाद राजनीतिक शक्ति का आर्थिक शोषण हेतु उपयोग किया जाएगा। 1765 में दीवानी अधिकार प्राप्त करके भू राजस्व एवं व्यापार दोनों पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। कर संग्रह से धन प्राप्त करने के बाद भारतीय वस्तुएं खरीदना, यहीं की वस्तुओं पर टैक्स लगा करके, और जब पैसा आ जाएगा तो यहीं की वस्तुओं को फिर खरीदना है। पहले यहां की वस्तुओं पर टैक्स लगाना है, क्योंकि राजनीतिक नियंत्रण है इलाहाबाद की संधि के बाद। अब जो हमारे पास टैक्स का पैसा आ जाएगा, उसी पैसे से भारत से बहुत ज्यादा सामान को खरीदना और उसको ले जाकर के ब्रिटेन में बेचना, तो ऐसे मुनाफा कमाएंगे, टैक्स लगा करके मुनाफा कमाएंगे। तो दोस्तों यह जो चरण है इसको वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, दस्तक प्रथा, दस्तक प्रथा का मतलब होता है टैक्स वसूलना। ठीक है, और व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा। ब्रिटेन के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास महारानी का एक घोषणा पत्र था ना, दस्तक था कि भाई हम आकर के यहां पर एकाधिकार हमारा बना रहेगा। और दूसरा दस्तक उनके पास था जो फर्रुखसियर द्वारा दिया गया था कि आप बंगाल में मुक्त व्यापार कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग करके वो लगातार व्यापार, कुल मिलाकर के देखिए ये सब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो सिंपल सी बस एक चीज आप ध्यान रखना, कंपनी का मेन उद्देश्य यह है कि किसी भी तरीके से हमें यहां पे व्यापार पर एकाधिकार जमा के रखना है, हमें व्यापार करना है, अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है। बस ये आप ध्यान रखना, कंपनी का मेन उद्देश्य यही होगा। लेकिन जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो जाएगा तो अब ब्रिटेन की नीति बदल जाएगी। और सर जी ब्रिटेन की नीति क्या हो जाएगी, अब ब्रिटेन की नीति ये हो जाएगी कि किसी भी तरीके से हमें भारत से कच्चा माल प्राप्त करना है और अपने बने बनाए सामान को ला करके भारत के बाजार में पटक देना है। तो भारतीय उद्योगों एवं कारीगरों का शोषण हो जाएगा, कम कीमत पर माल खरीदना, धन निष्कासन की शुरुआत। तो ये सब अंग्रेजों की यहां पर नीतियां हैं, विशेषता व्यापार द्वारा लूट और प्रत्यक्ष औद्योगिक निवेश नहीं, यहां पर प्रत्यक्ष औद्योगिक निवेश नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा चरण आता है औद्योगिक पूंजीवाद का, औद्योगिक चरण है ये। ठीक है, औद्योगिक चरण ये 1813 से लेके 1858 तक का औद्योगिक चरण है। तो इसमें क्या होगा, भारत को ब्रिटिश उद्योगों का कच्चा माल उत्पादन तथा तैयार माल का बाजार बनाना। अब देखिए यही मेन उद्देश्य होगा, ये ध्यान रखना आप, यही आपसे पूछा जाता है कि 1813 से लेकर 1858 तक के चरण में अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बाजार को, भारत के बाजार को कैसा बनाना है, कच्चे माल का निर्यातक, भारत को कैसा बनाना है कि भारत कच्चे माल का निर्यातक बन जाए और ब्रिटेन में बने बनाए सामान का आयातक बन जाए। ठीक है, भारत को ब्रिटिश उद्योगों का कच्चा माल उत्पादक हो जाए और तैयार माल का बाजार बनाना है। मूल आधार 1813 के चार्टर एक्ट से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था। तो चाय और चीन के साथ ये व्यापार पर अधिकार रखते थे, एकाधिकार रखती थी कंपनी, बाकी हर चीज पर ब्रिटिश वासियों को खुली छूट हो गई थी कि जाओ भैया आप व्यापार कर सकते हो, अधिकार है। 1833 में तो पूर्णतः समाप्त हो गया ये जो इनका अधिकार था, ये चाय और चीन वाला। तो प्रमुख नीतियां, मुक्त व्यापार लागू हो गया था 1813 में। भारत से जूट, कपास, नील, अफीम आदि कच्चे माल
को निर्यात करना है बस भारत से, कैसे भी करके भारत से कच्चा माल का निर्यात करना है। ब्रिटेन के मशीन निर्मित वस्त्रों का भारत में आयात करना है। भारतीय कुटीर एवं हथकरघा उद्योगों का पतन करना है। यहां पर यह कैसे पतन किए सर जी? यहां पर जो हथकरघा वगैरह थे उन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने। अब जब बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया तो उनके सामानों को कोई खरीद नहीं रहा था, तो वो खुद ब खुद अपना काम बंद कर देंगे, और जब काम बंद कर देंगे तो ब्रिटिश सामान बिकेगा, ज्यादा बिकेगा। आपका कंपटीटर अगर कम रहेंगे तो आपको मुनाफा ज्यादा होगा। तो इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से भारत के कुटीर उद्योग और हथकरघा उद्योग को खत्म करेंगे अंग्रेज, जानबूझ करके खत्म करेंगे, क्योंकि ये चरण है 1833 का औद्योगिक पूंजीवाद। अच्छा, ये जो औद्योगिक या जो भी है ना, ये अंग्रेजों की नजर से है। जैसे ये औद्योगिक पूंजीवाद है तो इसका मतलब यह है कि अंग्रेजों के यहां औद्योगिकरण हुआ है, भारत के नजरिए से नहीं है, ये अंग्रेजों के नजरिए से है। ये यहां पे औद्योगिकरण हुआ है वहां पे, तो यहां की अर्थव्यवस्था वो अपने हिसाब से ढालेंगे। नगदी फसलों को बढ़ावा देंगे। ये बंदरगाह, सड़क, डाक, संचार, इन सब का विकास मुख्यतः व्यापार के लिए किया जाएगा। भारत को कच्चे माल का स्रोत और बने बनाए माल का बाजार बनाया जाएगा। और भैया तीसरा चरण आता है 1858 से लेकर 1947। जब 1857 की क्रांति हुई तो इसके बाद अंग्रेजों की नीति बदली और ये हो गया वित्तीय पूंजीवाद, यानी कि साम्राज्य। अब यहां पर ये कुछ इन्वेस्ट भी करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ये वित्तीय चरण हो जाएगा, वित्तीय पूंजीवाद वाला चरण हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर ये क्या करेंगे, इनकी जो नीति हो जाएगी वो कैसी रहेगी, यहां पर इन्वेस्ट करने वाली नीति हो जाएगी। तो भारत में ब्रिटिश पूंजी का सुरक्षित निवेश करके अधिकतम लाभ कमाना। जैसे कि सर जी कैसे निवेश करते थे, जैसे कि चाय बागान के मालिक वही हो गए, यहां पर कोई मिल फैक्ट्री बन रहा है तो उसके मालिक अंग्रेज ही हैं। भारतीयों को केवल काम करना है, खटना है, उनके लिए मेहनत करना है, बाकी मेन मुनाफा वही कमाएंगे। बहुत सारे उद्योगपति आए तो अलग अलग मिल लगाएंगे, अलग अलग बाड़ी लगाएंगे, बागान लगाएंगे, और उनके मालिक अंग्रेज ही होंगे। तो पैसा यहां पर अंग्रेज लगाएंगे, लेकिन वो भारतीयों के कल्याण के लिए नहीं, भारतीयों के शोषण के लिए होगा, और उसका मुनाफा किसको मिलेगा, एक तरफा अंग्रेजों को मिलेगा। क्लियर है? तो भारत में ब्रिटिश पूंजी का सुरक्षित निवेश करके अधिकतम लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। अब ना तो ये टैक्स बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, ना तो ये कच्चे माल का आयातक और बने बनाए माल का निर्यातक, ऐसा कुछ नहीं। अब कुल मिलाकर के यहीं पर इन्वेस्ट करके यहीं पर उद्योग धंधे तो लगाएंगे, लेकिन अपने पक्ष में लगाएंगे। 1858 के बाद शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। प्रमुख नीतियां क्या होंगी, रेलवे में इन्वेस्ट किया जाएगा, सिंचाई, बागान, बैंक, बीमा, खनन, इन सब में इन्वेस्ट ब्रिटिशों द्वारा किया जाएगा। गारंटी प्रणाली द्वारा ब्रिटिश निवेशकों को लाभ होगा। आधुनिक परिवहन एवं संचार का विकास होगा। विदेशी पूंजी तथा कंपनियों को संरक्षण दिया जाएगा। गृह प्रभार एवं धन निष्कासन में वृद्धि होगी। अब यहां पर वो जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहां से ठीक ठाक पैसा कमा करके अपने देश ले जाएंगे। उन पैसों का ऐसा नहीं कि यहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे, नहीं। जैसे रेलवे का विकास हुआ तो वो इसलिए रेलवे का विकास नहीं करेंगे, गांव गांव अगर रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि भैया यहां पे लोगों के संचार के लिए ये कर रहे, नहीं। कैसे भी करके यहां से ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा करके अपनी वस्तुओं को बंदरगाहों तक पहुंचा करके और भैया ब्रिटेन को लाभ पहुंचाना या अपने देश में अपनी पूंजी तैयार करना, तो मेन उद्देश्य तो वहां का है। गृह प्रभार एवं धन निष्कासन में वृद्धि। भारतीय उद्योगों का सीमित विकास होगा। भारतीय उद्योग ज्यादा विकसित नहीं होंगे, परंतु नियंत्रण ब्रिटिश पूंजी के हाथों में होगा। और निवेश के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था पूर्ण नियंत्रण तथा लाभ इंग्लैंड को होगा। ठीक है, तो तीनों चरणों का मूल्यांकन कर लेते हैं। 1757 से 1813 तक वाणिज्यिक पूंजीवाद कहते हैं इसको, या इसी को वाणिज्यिक पूंजीवाद भी कहते हैं, और इसी को जो प्रारंभिक दौर था दोस्तों, एक और नाम से जानते हैं इसको, मैंने बताया भी था आपको ना, व्यापारिक, हाँ व्यापारिक चरण भी कहते हैं इसको। ठीक है, वाणिज्यिक पूंजीवाद या व्यापारिक चरण कहते हैं इसको। व्यापार एवं लूट द्वारा धन प्राप्त करना, तो व्यापारिक चरण भी कहते हैं इसको, या वाणिज्यिक पूंजीवाद भी कहते हैं। धन का स्रोत, भारत की भूमिका क्या होगी, धन का सोर्स होगा, कैसे भी करके उन्हें लाभ कमाना है। 1813 से 1858 औद्योगिक पूंजीवाद, कच्चा माल लेना और तैयार माल बेचना, कच्चे माल का स्रोत एवं भारत को बने बनाए सामान का बाजार बनाना है। और तीसरा चरण था 1858 से 1947 तक का वित्तीय या साम्राज्यवादी पूंजीवाद। यहां पे पैसा तो खूब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो अपने मुनाफे के लिए। यहां पर बैंक, बाड़ी, बागान,
ये सब लगाया जाएगा, लेकिन उसके मालिक अंग्रेज होंगे और यहां पर केवल और केवल भारतीय लेबर बन के रहेंगे, है ना। तो जो भी काम करेंगे उसका मुनाफा अंग्रेजों को मिलेगा। पूंजी निवेश करके लाभ कमाना इनका मुख्य उद्देश्य होगा। निवेश का क्षेत्र एवं उपनिवेश, ठीक है। तो एक लाइन में आप क्या याद रखेंगे, 1757 से 1813, 1757 से 1813 व्यापार द्वारा लूट करेंगे। 1813 से 1858 तक कच्चे माल लेकर और तैयार माल बेचना इनका उद्देश्य हो जाएगा। और 1858 से 1947 तक पूंजी निवेश करके अधिकतम लाभ कमाना। तो कुल मिलाकर के ये इसका मेन उद्देश्य है। तो दोस्तों यह क्लास यहीं पर समाप्त होता है और इसी के साथ हमारा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको यह क्लास अच्छा लगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पर कोई सा भी अपने अनुसार कोई क्लास चाहते हैं, कोई वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों आपकी जो बातें होती हैं, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो कमेंट्स होते हैं, उनको हम बहुत गौर से, बहुत दिल से, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। तो आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए, ताकि अपनी बात हम तक पहुँचाएंगे तो हम उसी अनुसार आपको वो चीज़ दे पाएंगे, आपके लिए वो चीज़ कर पाएंगे। बाकी क्लास अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला 4 गुना बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।